सबसे पहले तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार दिया था शाह महमूद कुरैशी साहब को कि वो वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार होंगे मंडे वाले दिन जब वोटिंग होगी। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इमरान खान साहब के बाद सबसे बड़ा ओहदा उनके पास है, क्योंकि इमरान खान साहब इसी असम्बली से अदम एतमाद से फारिग हुए तो वो दोबारा उम्मीदवार नहीं हो सकते। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब उम्मीदवार हैं। दूसरी जानब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार हैं। उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतराज़ उठाया, करप्ट आदमी, बेईमान, केसेस चल रहे हैं, कई दफ़ा गिरफ्तार हो चुका है, मल्टीपल केसेस है इसके ऊपर, इसके चपड़ासियों के अकाउंटों के अंदर पैसे हैं। तो इस तरह के बंदे को आप कैसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की अहम नशस्त के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं? इसका तो नाम ECL में है और इदारे इसकी तलाश में है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके सामने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखी, लेकिन इसके बावजूद आपको पता है कि जब ये चीज़ें होनी हो तो फिर हो जाती हैं। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, जिस पे इमरान खान साहब की जमात ने बड़ा एहतजाज किया। वहाँ खासा तमाशा लग गया और जो कल तक अपोजिशन थी, एहसन इकबाल या बाकी लोग, वो आज इस तरीके से बात कर रहे थे, यानी उनके अंदर वो जो पुरानी फिरौनियत है या वो जो उनके अंदर जो पुराना गुस्सा है या इक़्तिदार का एक नशा चढ़ता है, वो ऐसा लगता है कि उस तरफ चढ़ना शुरू हो गया है और चीज़ें भी बहुत सारी मैनेज हो गई। मैं आपको बता देता हूं कि पहली डेवलपमेंट क्या हुई है। पहली डेवलपमेंट ये हुई है कि शहबाज शरीफ साहब का जो बड़े अरसे से आपको पता है पेंडिंग है, उनकी फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही उन पर। कई महीनों से हम ये रोज़ाना सुन रहे हैं कि आज फर्द जुर्म आयद होगी, कल होगी फर्द जुर्म आयद, फिर अगली तारीख, फिर अगली तारीख, फिर अगली तारीख। तो तारीख पे तारीख इतनी ज़्यादा दी गई है कि अब फर्द जुर्म पता नहीं कब आयद होगी शहबाज शरीफ साहब पे। गुज़िश्ता कई महीनों से अदालत कोशिश कर रही है, लेकिन किसी ना किसी बहाने फर्द जुर्म जो है वो टाल दी जाती है। अब कल दोबारा जो है वो एक शहबाज शरीफ साहब की पेशी थी और मुबैना तौर पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन कल तो वो बहुत मसरूफ़ हैं। यानी शहबाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद FIA से जो पहला ऑर्डर हुआ है, FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उससे जो पहला ऑर्डर हुआ है वो ये हुआ है कि कल वकला की टीम, जो FIA के वकला है, उनकी टीम शहबाज शरीफ के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद करवाने के लिए अदालत में पेश नहीं होगी। ये पहली बड़ी खबर आपको मैं दे रहा हूं कि शहबाज शरीफ के आने का असर क्या होगा। मैंने आपको कहा था ये मुकदमात में से निकल जाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि ये सब कुछ वैसे ही कर देंगे जैसा इनको पसंद है। तो पहली चीज उन्होंने कर दी कि FIA की टीम जो है वकला की, वो पेश होने नहीं जा रही शहबाज शरीफ साहब के मुकदमे में, जहां पे उन पे फर्द जुर्म आयद होनी थी, इसलिए कि अभी तो सिर्फ उनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। वो लोग जो अदालतों में बीमारियों के बहाने करके और 100 बहाने करके वो पेश नहीं होते थे अदालतों में, गुज़िश्ता एक महीने में उन लोगों ने इतना जोर लगाया कि एक जवान और सेहतमंद आदमी भी इतना जोर लगाए तो बीमार हो जाए, जवान आदमी भी शर्मा जाए। इतनी मेहनत की इन लोगों ने पिछले एक महीने में, जो अदालतों को ये कहते थे आज बीमार हूं, आज कमर में दर्द है, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज कोरोना हो गया, बेशुमार बहाने इन्होंने बनाए, लेकिन अदालतों में पेश नहीं हुए। वो शख्स जो बाहर दवाई लेने गया था वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेहतमंद हुआ है और अल्लाह ताला उनको और सेहत अता फरमाए। आज उनके घर के बाहर ढोल बजाए गए हैं, खुशियां मनाई गई हैं। और मैं आपको अगला मंजरनामा बता देता हूं। सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकाला जाएगा। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब को फौरी तौर पे एक नया पासपोर्ट जारी किया जाएगा। नया पासपोर्ट लेने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब फौरी तौर पे जाएंगे उम्रे की अदायगी के लिए। यहां से मरियम नवाज साहिबा का नाम और दीगर कुछ और लोगों का नाम निकलेगा ECL में से, और जब इनके नाम निकल जाएंगे तो ये भी सऊदी अरब जाएंगे और इस खानदान की मुलाकात जो है वो सऊदी अरब की पाक सरजमीन पे होगी और उसके मनाजिर बनाकर सोशल मीडिया पे डाले जाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम कर दिया। पहले भी जब ये डील करके भागे थे तो सऊदी अरब गए थे और ये कहा था कि अल्लाह ने बुला लिया, अल्लाह ने बुला लिया, और फिर उसके बाद वापस आके वही लूटमार दोबारा इन्होंने इस कौम के साथ की थी। तो उस सरजमीन के ऊपर होने का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े सुरखरू हो गए हैं। उस सरजमीन पे ऐसे लोग भी पैदा हुए और ऐसे लोग भी दफन हुए जिनके बारे में कुरान पाक ने भी गवाही दे दी थी। याद ना, तब्बत यदा अबी लहब व तब, बहुत मुकद्दस सरजमीन के ऊपर वो आदमी था। लेकिन ये चीज कभी भी गारंटी नहीं होती। तो मजहब का कार्ड लोग खेलते हैं, ये कार्ड अब खेला जाएगा। यहां से खानदान के लोग जाएंगे सऊदी अरब, वहां से नवाज शरीफ साहब आएंगे सऊदी अरब,
मदीना मुनव्वरा में या मक्का मुकरमा में इनकी मुलाकात होगी और उस मुलाकात के बाद फिर ये सुरखरू होकर पाकिस्तान वापस आएंगे और क्योंकि इनकी हुकूमत बन चुकी होगी पाकिस्तान में, तो ये एक बड़ा इस्तकबाल करेंगे, एक बड़ा हुजूम लेकर इस मरतबा एयरपोर्ट जाएंगे, क्योंकि रास्ते में कोई इन्हें नहीं रोकेगा। जब ये कैंट में दाखिल हो रहे होंगे तो इनके ऊपर फूल फेंके जाएंगे, इस मरतबा इनको नहीं रोका जाएगा। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे। मैं आपको पूरा मंजरनामा बता रहा हूं जो तैयारी हो गई है और मेरे पास सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आई है। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, उनका शानदार इस्तकबाल होगा, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाएगा ऑफिशियली और फिर उनको वापस उनके हाउस में अरेस्ट कर दिया जाएगा। फिर जमानतें और मामला सारे के सारे रिजॉल्व। नैब जो है उसके पर काटने का अमल शुरू हो जाएगा। कल से आप ये देखना शुरू करेंगे तो हालात बहुत तेजी से तब्दील होंगे। अब ये पुराने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी वापस चले गए हैं। वो शख्स पाकिस्तान का वजीर आज़म बनने जा रहा है जिसपे 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। 25 अरब रुपए उसके खानदान के अकाउंटों में कैसे आए उनको कहते हैं हमें पता ही नहीं है। अब मसरूफ थे, हमें पता नहीं चला हमारे अकाउंटों में 25 अरब रुपए कैसे आ गए। हैरत है। वैसे ड्राइवरों के, चपड़ासियों के, चौकीदारों के अकाउंटों में पैसे हैं, मगर वो लोग अदालत जाने की बजाय कल उनको बहुत जरूरी काम है, वो वजीर आजम बनने जा रहे हैं और निजाम को मुंह चढ़ा रहे हैं। अमेरिका ने हुक्म दिया है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का इस्तेकाम होना चाहिए और सबको मिलकर काम करना चाहिए। तो आका का हुक्म आया, उसको कबूल करना चाहिए सबको। और भिखारियों की क्या औकात है कि उनकी बात ना माने, तो उनकी बात मानेंगे। इसके बाद आर्मी चीफ को हटाने की एक मनसूबाबंदी इमरान खान साहब ने की थी, जिसके बाद एक हेलीकॉप्टर आया, फिर इमरान खान साहब पर टॉर्चर किया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और तशद्दुद के नतीजे में इमरान खान साहब कुछ जख्मी भी हुए और फिर उसके बाद वो वज़ीर आज़म हाउस छोड़कर चले गए और उनकी हुकूमत खत्म हो गई। ये कहानी ही मार्केट में फ्लोट कर रही है। वैसे तो ISPR ने इसकी बड़ी सख्ती से तरदीद की है अब, और ये कहा कि BBC के खिलाफ वो एक्शन लेंगे। जिस टाइम ड्यूरेशन की ये सारी कहानी बयान की जा रही है ना, ये शुरू होता है 8 बजे के बाद, यानी अफ्तारी के बाद। यानी कल अफ्तारी के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद थे। उस वक्त तक इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, वो वहां पे मौजूद थे। उन्होंने स्पेशल कैबिनेट की मीटिंग बुलवाई थी और उसके अलावा उन्होंने सहाफियों को बुलाया था कि आप भी आए और आकर हमें मिलें। 8 साढ़े 8 बजे ये मीटिंग हुई स्पेशल कैबिनेट की, क्योंकि अफ्तारी के बाद लोगों ने आना था और फिर मीटिंग करनी थी। स्पेशल कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बारे में कहा जा रहा है कि वहां तय हो गया कि आर्मी चीफ को हटाने वाले हैं। और फिर वो कुछ लोग आ गए, फिर टॉर्चर भी हुआ, तो प्रिजन वैन्स भी और पता नहीं क्या कुछ कहानियां सुनाई जा रही हैं। 8 बजे पहला सहाफी जो है वो पहुंच गया था वज़ीर आज़म हाउस में और कल सहाफियों को बिल्कुल मना नहीं था कि आप यहां बैठे वहां बैठे। सहाफी कल खुले फिर रहे थे वज़ीर आज़म हाउस में, उनको उन्होंने कहा जहां आपका दिल करता आप जाएं। इवन कल वो पहला दिन था जब सहाफियों के पास अपने मोबाइल फोन भी मौजूद थे, यानी हमें यह भी मना नहीं किया गया कि आप मोबाइल फोन ना ले जाएं। हम फिर रहे थे वहां पे, मैंने वहां से वीडियो रिकॉर्ड करके डाली है। 12 बजे के बाद, तकरीबन 12 बजे के आसपास इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले हैं और मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकलने वाला आखिरी आदमी इसलिए हूं कि मैंने वहां के अमले से इजाजत ली कि यार मैं यहां पे एक वीलॉग कर लूं, वीडियो रिकॉर्ड कर लूं, थोड़ी सी मैंने को रिपोर्ट करना था पब्लिक को। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे एक कोने में अलाउ कर दिया कि आप यहां बैठ के बात कर सकते हैं। मैंने वीडियो की और जब मैं निकला तो सारे जा चुके थे। मेरे सामने प्राइम मिनिस्टर निकले, मेरे सामने बाकी सहाफी गए, सब लोग वहां से रुखसत हुए। ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं। सहाफी वहां पे 4 घंटे से ज्यादा मौजूद रहे और पाकिस्तान के नामवर लोग थे, यानी साबिर शाकिर साहब वहां पे थे, मुईद पीरजादा साहब वहां पे थे, अरशद शरीफ साहब वहां पे थे और फरिया इदरीस साहिबा वहां पे थी और खबर गुम्मन साहब वहां पे थे। दीगर और बहुत सारे नाम है, मैं अगर किसी का नाम भूल गया तो माजरत, लेकिन कोई 8-10 सहाफी वहां पे मौजूद थे। मैं खुद वहां पे था। तो ऐसी ना कोई चीज हमने देखी, ना कोई ऐसा टॉर्चर या कोई झगड़ा वहां पे हुआ, ना कोई इस तरह की चीज वहां पे रिपोर्ट हुई। लिहाजा ये सारा का सारा ड्रामा था। अब यहां से आप अंदाजा लगाएं कि अगर BBC ऐसी खबर दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, BBC के हैंडलर्स कौन है और वो इसको क्यों सेलिब्रेट कर रहा है। इंडियन मीडिया ने कल जितनी सेलिब्रेशन की है इमरान खान साहब के निकाले जाने पे, आप सोच नहीं सकते। एक और शख्स सेलिब्रेशन कर रहा है, ये बंदा आप देखिए, अंसार अब्बासी साहब ने इसके बारे में जो ट्वीट किया मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। हॉलैंड के इस्लाम दुश्मन सियासतदान गिरेट विल्डर्स, ये इसने कुछ ऐसी एक्टिविटीज की है इस्लामोफोबिया के हवाले से और तौहीन अमेज, तो उसने इमरान खान के वजीर आजम के ओहदे से हटाए जाने पर खुशी का ट्वीट कर दिया। अब ये जो गिरेट विल्डर्स है ना, इसने जब ट्वीट किया तो एक मेरे लिए अजीब बात यह है कि इसने इमरान खान साहब को तो टैग किया, इसके अंदर इमरान खान साहब को तो इसने मेंशन किया, टैग किया कि जनाब ये आपके खिलाफ आ गया है। इसने इसके अंदर मुझे भी टैग कर दिया
यानी 2 लोगों को किया, 3, एक इसने इमरान रियाज खान को किया, एक पाकिस्तान को किया और एक इमरान खान पीटीआई को किया, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो इसने मुझे क्यों डाला बीच में, मैं ये सोच रहा था। तो फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये अल्लाह के दीन का मुखालिफ है, तो चलो एक सनद तो मेरे पास रहेगी और शायद मेरे काम आएगी कि जब वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि एक साजिश कामयाब हुई है और एक ऐसे शख्स को निकाला गया जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ और नामोसी रिसालत के हक में बात करता है हमेशा, तो जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे उन्होंने जब नाम लिए तकलीफ देने के लिए, तो मेरा नाम भी लिया। तो चलो ये तो एक अच्छी बात है जो रिकॉर्ड के ऊपर रहे। बहरहाल ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिया में बहुत सेलिब्रेट हुआ है, बहुत ज्यादा रौला पड़ा है। अब आए मौजूदा सूरत हाल के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने क्या जा रही है और हालात को किस तरह का बनाने जा रही है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा था कि वो इस्तीफे दे देंगे और उन्होंने ये कहा था कि वो इस्तीफे इस सूरत में देंगे कि अगर शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए तो। वो ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ क्योंकि एक मुलजिम है, उनके ऊपर बहुत संगीन इल्जामात हैं, इनका भाई जो है उसको इन्होंने मफरूर करवाया है स्टाम्प पेपर के ऊपर, वो पाकिस्तान से भाग गया है। अदालतों का भी पाकिस्तान में बड़ा अजीब इम्तिहान रहा इस खानदान को लेकर। कल एक अदालत ने बुलाया है, फिर उनके पास टाइम नहीं है, उनको वज़ीर आज़म बनना है, कल फिर अदालत का इम्तिहान है। अदालतों का ऐसा ऐसा इम्तिहान लिया गया कि बगैर पैसे दिए, बगैर सिक्योरिटी बॉन्ड भरे, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एक ऐसा आदमी बाहर चला गया जिसपे अरबों रुपए के करप्शन के इल्जामात हैं, बल्कि सजा हो चुकी है, वो गिरफ्तार है। ऐसे ऐसे हमारे यहां पे जो जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर सवालात खड़े कर दिए हैं इस खानदान ने, और मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा निजाम ही इनके सामने जो है वो बेबस है। अब जी इस्तीफों का ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तेमाल करने जा रही है। अब तक की इत्तला के मुताबिक तहरीक इंसाफ के ज्यादा लोगों ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया है कि रिजाइन करें, निकलें इसके अंदर से, इसको तस्लीम नहीं करना। लेकिन अगर वो रिजाइन करेगा तो वो फिर किसी को खेलने भी नहीं देगा, ये सब जानते हैं। सबको अब ये फिक्र पड़ गई है कि अगर रिजाइन कर देते हैं इमरान खान साहब तो क्या होगा। देखिए, कम से कम 130 से 135 नशिस्तें कौमी असम्बली की ऐसी है जहां से वो रिजाइन कर सकते हैं। अगर कुछ लोग बिगड़ भी जाते हैं, इसके बावजूद वो फिर भी 125 सीटों से रिजाइन कर सकते हैं। 125 सीटों के ऊपर इलेक्शन कराना मजाक नहीं है, यह आधे पाकिस्तान का इलेक्शन होगा। वो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम एतमाद को नाकाम करके असम्बलियां तहलील कर देंगे, फिर पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाना पड़ेगा। सूबाई नशिस्तें वहां पे भी 150 से ज्यादा है, बहुत बड़ी तादाद में है। एक नया इलेक्शन वहां पड़ जाएगा। फिर पंजाब के अंदर से अगर वो इस्तीफे देते हैं तो यहां पे एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हो जाएगा। यहां पंजाब में भी मेजॉरिटी पार्टी है वो, यानी उनके जो अपनी जो कंट्रोल के अंदर जो लोग थे, जो उनके अपने लोग थे, उनकी तादाद ठीक ठाक थी। और अगर उनको निकाल भी दें जो लोग मुनरिफ हुए हैं 25-30, तो इसके बावजूद लगभग 125 से 150 के बीच की स्ट्रेंथ है। सिंध असेंबली के अंदर भी इनके एमपीएस मौजूद हैं, अगर वहां से भी ये रिजाइन करते हैं तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हो जाएगा। आईने पाकिस्तान कहता है कि जब कोई नशिस्त खाली हो तो 2 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आधे पाकिस्तान में 2 महीने के अंदर इलेक्शन करवाना पड़ेगा। वो कहते हैं हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं, और आधे पाकिस्तान में इलेक्शन का मतलब है कि वही बजट जो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन में लगता है, तकरीबन उसके मिलता जुलता बजट, तो ये सबके गले की हड्डी बन जाएगा। इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी कंपेन खड़ी कर देंगे हर तरफ, और वो इस इलेक्शन के अंदर लोगों को नहीं जाने देंगे। हालात ऐसे पैदा होंगे कि जनरल इलेक्शन करवाना पड़े, फिर ये हुकूमत गिरानी पड़ेगी, फिर निगरान हुकूमत बनानी पड़ेगी, और वो जो निगरान हुकूमत बनेगी वो फिर चलेगी 3-4 महीने जितना चल सकती है। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसी साल में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यहां पे कहीं इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। ये बड़ा टफ टाइम देने जा रहे हैं इमरान खान साहब। शहबाज शरीफ साहब के लिए मुमकिन सिर्फ इतना है कि वो एक शायद बजट पेश कर सके अगर वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते हैं तो, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफे देती है तो। बहुत सारे लोग इसके ऊपर सर्वे करवा रहे हैं कि लोगों की राय क्या है, तो मैंने भी इस पर सर्वे करवाया था। अब तक 1 लाख लोगों ने वोट डाला इस पे। सर्वे में सवाल रखा था, आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ को इस्तीफे देकर नए इंतखाबात के लिए दबाव डालना चाहिए? इसमें 2 ऑप्शन दिए थे, हां या ना। हां के ऑप्शन के ऊपर 68% लोगों ने वोट किया है, जबकि नहीं के ऑप्शन के ऊपर 32% लोगों ने वोट डाला है। यानी ज्यादा लोग कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को इस्तीफे देकर हालात मुश्किल कर देने चाहिए और फिर नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, मुख्तलिफ लोगों का इसी किस्म का रिजल्ट आ रहा है। कई लोग ज्यादा कह रहे हैं कि, लेकिन ज्यादा लोग यही कह रहे हैं कि इस्तीफे दे देने चाहिए। अगर इस्तीफे दे दिए तो मैदान थोड़ा खुला छूट जाएगा और सूरत-ए-हाल कल को बदल भी सकती है। यह बहुत गहराई से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचकर इस पर फैसला करना होगा।
क्योंकि अगर इस्तीफे दिए तो इसका मतलब यह है कि कश्तियां जला दी हैं। बर्न द बोट्स बिहाइंड यू। तारिक बिन ज़ियाद ने यह किया था कि जब वो उतरे तो उन्होंने पीछे अपनी कश्तियां जला दी कि फौज के पास भागने का रास्ता कोई नहीं होगा, अब सिर्फ लड़ना